वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। जर्नी शुरू करी थी एमसीक्यू जो आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। टोटल 155 एमसीक्यू हैं। अभी तक मैंने 100 एमसीक्यू आपको करवा दिए हैं। आज मैं 101 से लेकर 120 तक के एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूं। आपको लगता होगा सर हर वीडियो में बार बार क्यों बोल रहे हैं। रीजन एक ही है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कई बार बातों को सुन के अनसुना कर देते हैं। आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना मेरे आंसर देने से पहले। क्लास में जब फेस टू फेस पढ़ते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है, आपको टीचर की बात सुननी ही पड़ती है। अब आपके पास ये ऑप्शन है, आप टीचर को भी म्यूट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ लूं आप उसको पहले पॉज कर दो, अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप सही आंसर लिखो, उसका रीजन लिखो कि हमने इस वजह से सही आंसर लिखा है। फिर देखो सर ने हमें सही आंसर बताया या नहीं बताया। दूसरी बात, अगर कुछ आंसर्स आपके स्टडी मैट के एंड में जो आंसर्स दे रखे हैं, इस जो पीडीएफ अपलोड करी है इंस्टीट्यूट ने, इसके एंड में जो आंसर्स दे रखे हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो आंसर्स हो सकता है कि आपके आउटडेटेड हो चुके हों। क्योंकि ये एमसीक्यू दो प्रीवियस ईयर 16-17 के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं और जो मैं आंसर आपको दे रहा हूं वो प्रीवियस ईयर 1920 मतलब असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं। और कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, तो जो मैं आपको टीच कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देख के पेपर में सॉल्व करना है। एमटीपी जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं वो आपके इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिए हैं। कल ही मैं देख रहा था, बहुत सारी वीडियोज एकदम से यूट्यूब पे आ जाती हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे चैनल्स वाले दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज और हर सेकंड में ब्रेकिंग न्यूज आती है। उसी तरीके से यूट्यूब पे भी आजकल खूब सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इंस्टीट्यूट जो भी नोटिफिकेशन निकालता है, सर्कुलर निकालता है, जो भी कोई नई एक्टिविटी होती है उस पर इमीडिएटली आपके लिए बहुत सारी वीडियोज मिलती हैं। वहां से इंफॉर्मेशन लेते रहो, आप पता चल जाएगा आपके लिए कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एग्जाम्स का मॉडल क्या होगा, मॉक टेस्ट पेपर के हिसाब से कितने एमसीक्यू आएंगे, कितना सब्जेक्टिव आएगा, उसको सॉल्व करते समय हमें क्या अप्रोच लगानी है। लेकिन जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो नॉलेज ही आपके काम पे आएगी। तो हम नॉलेज को डिस्कस करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जिससे कि आप एग्जाम्स में भी और एग्जाम करने के बाद सीएमए बनने के बाद भी जब कहीं जॉब करने जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पे भी आपकी नॉलेज आपकी हेल्प करेगी। 101 एन एलिजिबल बिजनेस एज रेफर्ड टू सेक्शन 44 AD। सेक्शंस के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सेक्शंस किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में कोई सा भी कर रहे हो और हायर लेवल का जिसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है और एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है। सीएमए बनने के बाद आप जॉब करते हो, आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, कहीं सेमिनार देने के लिए जाते हो, कहीं गेस्ट लेक्चर के तरीके से बुलाया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन पे आप कुछ भी बोलते हो 4 लोगों के बीच में, सेक्शंस को आप रेफरेंस देके अपनी बात कहोगे तो आपकी बात का इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा। 44 AD प्रेजेंटिव टैक्सेशन का सेक्शन होता है, 44 AD भी होता है, 44 AD A भी होता है प्रोफेशनल्स के लिए, अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग का भी 44 AF होता है। 44 AD की बात करते हैं, प्रेजेंटिव टैक्सेशन जो एलिजिबल बिजनेस के लिए होता है, शैल पे द एडवांस टैक्स ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर द। वैसे तो एडवांस टैक्स पे करने की 4 डेट्स होती हैं, एक तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। लेकिन प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44 AD के लिए कहा गया है आपके लिए एक ही डेट है, हम कन्वीनियंट तरीका आपको दे रहे हैं, ऑन और बिफोर 15 मार्च। तो अगर आप 15 मार्च तक भी पूरा का पूरा टैक्स पे कर देते हो तो ये माना जाएगा आपने एडवांस टैक्स टाइम से जमा किया था। तो सही ऑप्शन हो गया सी। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड अंडर सेक्शन 80GG इज 3 लिमिट होती हैं, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 5000 पर मंथ। तो ये 5000 पर मंथ है, ये मैक्सिमम लिमिट मिल गई क्योंकि इससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को वो अच्छे तरीके से कर सकते थे अगर हर के आगे वो पर मंथ लिख दें, क्योंकि अब क्या पता वो पर मंथ की बात कर रहे हैं एनएम की। हमें तो 5000 देख के आइडिया लग गया कि हाँ पर मंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनएम में क्वेश्चन को डिजाइन किया जाए तो ये 60,000 हो जाएगा, 5000 इंटू 12। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी पे अगर आप टिक करते हो इसका मतलब आपने सही आंसर दिया है। Prosecution can be launched and taxpayer can be punished if he commits willful failure
to produce before the tax authorities the accounts and documents as demanded under section 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न का होता है, 148 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का होता है, 142 सबसेक्शन 1 के अंदर आपके पास नोटिस आता है। जब आपका असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग्स होती हैं और असेसी को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए होती है, अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए होते हैं, तो वो नोटिस इश्यू करता है 142 सबसेक्शन 1। और 142(1) का जो नोटिस आता है उसको कंप्लाई नहीं करते हो अगर आप, कमिट्स विलफुल फेलियर टू प्रोड्यूस, जो भी आपसे अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे, तो आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इसका मतलब हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे अगर आप टिक करते हो तो आपने सही आंसर को चुना था। 104 की बात कर लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80JJAA 80JJAA अगर नए वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है तो रिडक्शन मिलता है 80C to 80U की रिडक्शंस के बीच में आपके रेस्पेक्टिव टीचर ने आपको करवाया होगा। The provisions of section 80JJAA is applied to the business of manufacture of goods in a factory where workmen are employed for not less than। जिस समय ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था उस समय डिफरेंट आंसर था। हम प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट की 2021 के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सही आंसर इसमें नहीं दे रखा है और सही आंसर है 240 डेज। 240 दिन का अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसको जो आप सैलरी दोगे, एम्प्लॉयमेंट को वेजेस दोगे, उसकी बेस पर रिडक्शन मिलेगा। 150 दिन भी है, लेकिन अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरेल, कपड़ों का, फुटवियर का या लेदर प्रोडक्ट्स का आपका बिजनेस है, अगर ये स्पेसिफिक बिजनेस लिखा होगा तो 150 दिन का अगर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, नॉट लेस देन 150 डेज। इसके अलावा कोई और बिजनेस है तो सही ऑप्शन हो जाएगा 240 डेज, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, हम 240 को सही आंसर मान के चलेंगे। 240 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने दोनों आंसर्स लिख दिए थे, इनमें से कोई नहीं दे रखा है आंसर। Penalty to produce the information and documents with the period allowed under section 286 subsection 6 is 5,000 per month, per day, 5,000 per day। 271 GB subsection 2। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन की चैप्टर में जो आपके टीचर ने आपको चार्ट दिया है, आपको स्टडी मेट में भी एक पूरा चार्ट बना हुआ है, जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं। 271 GB इस सेक्शन में पेनल्टीज बताई गई है। 286 सबसेक्शन 6 में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपसे मांगा, टाइम लिमिट दे रखा है। उतना टाइम लिमिट्स में अगर आप इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करते हो, जो पेनल्टी होगी वो होगी 5,000 पर डे। सी ऑप्शन सही है, लेकिन किस सेक्शन में लिखा हुआ है वो सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया। 271 GB सबसेक्शन 2। Penalty for failure to furnish the information and documents as required under section 92D। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपने किया होगा रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, तो 92D उसी का सेक्शन है। 92 सबसेक्शन 4 में जो आपसे लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जब से आपसे डिमांड की जाएगी आपको फर्निश करना पड़ेगा, और उनको फर्निश करने के लिए अगर आप फेल हो जाते हो, फर्निश नहीं करते हो, तो पेनल्टी फॉर फेलियर to furnish the information and document as required under section 92D subsection 4 by constituent entity of an international group referred to in new section 286 will attract penalty of rupees 271AA। इस सेक्शन में बताया गया है पेनल्टी कितनी होगी, और वो पेनल्टी आपके लिए हो जाएगी 5 लाख रुपए की पेनल्टी हो जाएगी। सी बी इज द करेक्ट आंसर। पेनल्टी कि बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, मैं बाकायदा सेक्शंस के साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूं। 286 सबसेक्शन 6 के जो टाइम लिमिट दे रखी है उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट्स को फर्निश नहीं करते हो, नया सेक्शन है, 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पेनल्टी होती है 5,000 पर डे। इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो सेक्शन 92D है उसमें जो रिक्वायरमेंट दे रखी है कि आपको विद इन टाइम लिमिट डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप, आपको ये कंसेप्ट टीच किया गया होगा, तो अगर आप फर्निश नहीं करते हो तो पेनल्टी होती है 5 लाख रुपीज, और सेक्शन दे रखा है 271AA। 107 फॉर एवरी नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर टू हुम द प्रोविजंस ऑफ AMT अप्लाई is required to obtain a report from the chartered accountant in form नंबर होता है 29C। फॉर्म नंबर होता है 29C। ये फॉर्म तो आपको याद करने पड़ेंगे,
और सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप बीपेक टिक करके आते हो तो आपके टीचर आपको पूरे मार्क्स देंगे। अगर आप पे एएमटी के प्रोविजन से अप्लाई हो रहे हैं तो एक सीए से आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है और वो रिपोर्ट जो होती है वो फॉर्म नंबर 29C के अंदर प्रिपेयर की जाती है। वेयर असेस्ड इनकम इज मोर देन 2 lakhs, द फीस फॉर फाइलिंग एन अपील विद ITAT वुड बी। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा असेस्ड इनकम है और आप ITAT में अपील को फाइल करना चाहते हो, पहली अपील जो होती है वो कमिश्नर अपील्स के सामने होती है, सेकंड अपील जो होती है वो ITAT के सामने होती है। कमिश्नर अपील्स की फीस अलग होती है और कमिश्नर अपील्स के बाद जब ITAT में जाती है उसकी फीस अलग होती है। इस स्टडी मैट में जहां से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें जो आंसर दे रखा है वो आपका कमिश्नर अपील्स वाला आंसर दे रखा है, जबकि क्वेश्चन ITAT का पूछा गया है। तो जो आंसर मैं बताऊंगा डी, 1% ऑफ असेस्ड इनकम सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 10,000। आप में से शायद कुछ लोग क्रॉस चेक करेंगे सर ने सही बताया है, तो उन्हें दूसरा आंसर मिलेगा। आप जाके अपनी बुक में देख लेना, उन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है वो गलती से कमिश्नर अपील्स, जब हम उसके सामने अपील फाइल करते हैं तो क्या फीस होनी चाहिए उस अमाउंट को लिख दिया है, जबकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ITAT के सामने अपील को फाइल की जा रही है, इसके लिए पूछा गया है। तो असेस्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा होती है, अपील इज फाइल्ड बिफोर ITAT, तो उस केस में आपको जो फीस पे करनी पड़ती है 1% ऑफ असेस्ड इनकम सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹10,000। द लॉस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ एनी असेसमेंट ईयर इज अलाउड टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ। अगर ये आंसर आपको नहीं आता है तो आप रिस्क पे हो, क्योंकि 1 महीना केवल बचा हुआ है आपके पास और ये फाइनल लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है, ये हर बच्चों को आना चाहिए। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल और केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, इसका मतलब सी सही आंसर हो गया। एज पर सेक्शन 245D ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245C, सेटलमेंट कमीशंस की हैं। मैंने बहुत शानदार वीडियो सेटलमेंट कमीशंस की बना के आपको दी हुई हैं। एक पहली वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई है, जिन्होंने खरीदा है उन्हें पूरा सेटलमेंट कमीशन मिला हुआ है। तो अगर आप एप्लीकेशन मिलती है 245D में, जो एप्लीकेशन 245C के अकॉर्डिंग फाइल की गई थी, द सेटलमेंट कमीशन शैल विद इन, आंसर होता है 7 days। 7 days from the date of receipt of the application, issue a notice to the applicant requiring him to explain as to why the application made by him be allowed to proceed with। तो एप्लीकेशन फाइल करने के 7 days के अंदर नोटिस भेजा जाता है कि आप ये बताओ कि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड क्यों किया जाए। तो आंसर हो गया 7 days। इसका मतलब अगर आप बीपेक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो। Where PQR Limited is set up on 1st April 2016 and assuming that the necessary conditions are fulfilled, the basic rate tax applicable excluding surcharge and cess under section 115BA। ये क्वेश्चन तो शायद मिलता जुलता हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ साल पहले कंपनीज के केस में कुछ स्पेसिफिक रेट्स को स्पेसिफाई किया गया और मैंने जो लैंग्वेज वहां बोली थी वो लैंग्वेज में यहां भी बोलता हूं। जनरल रेट्स हमेशा फाइनेंस एक्ट में दे रखे होते हैं, बट कंपनी के केस में कुछ स्पेसिफिक रेट्स दे रखे हैं जो फाइनेंस एक्ट में नहीं दे रखे हैं, जो कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं। और अभी रिसेंटली 1-2 साल के अंदर और भी नए रेट उसके अंदर ऐड किए गए हैं। जहां तक 115BA की बात है, 115BA की अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो रेट होता है 25%। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AC, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सेक्शन अब खत्म हो चुका है। नॉट एप्लीकेबल एनी मोर, इस सेक्शन को हटा दिया गया है। जितने साल तक की इसकी एप्लीकेबिलिटी थी वो ईयर्स निकल चुके हैं। 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो अभी भी है, लेकिन 32AC का कोई काम नहीं है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। मिस्टर हुमायूं एन इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड ए गिफ्ट ऑफ टी cot worth 1,20,000 from his friend on 1st Feb 2017. The amount to be treated as income from other sources is nil। सर नील क्यों? 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट है, लेकिन मूवेबल के केस में
हम तभी गिफ्ट मानते हैं जब स्पेसिफाइड एसेट्स होती हैं, ज्वेलरी होती है, सारी की सारी पेंटिंग्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस होता है, वर्क ऑफ आर्ट होता है, पेंटिंग्स होती हैं। वो सारी लिस्ट जो लिखी हुई है उन मूवेबल एसेट्स को आप रिसीव करते हो और 50,000 से ज्यादा का तभी गिफ्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। उसके अलावा कोई और एसेट्स होती है तो गिफ्ट माना ही नहीं जाता है। इसलिए जो भी आपको रिसीव हुआ वो इनकम के तरीके से निल माना जाएगा। अंडर सेक्शन 222E डीम्ड डिविडेंड का है। डीम्ड डिविडेंड, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो और एक लिमिट से ज्यादा का आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और आप उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर लोन लेते हो तो उस लोन को डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। 222E पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। अंडर सेक्शन 222E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी पेमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय वे ऑफ लोन और एडवांस टू इट्स शेयर होल्डर बीइंग ए पर्सन हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स होल्डिंग इज डीम्ड एज डिविडेंड नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर। ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा बैच में बोलता हूं कि ये इंटर में भी आता है और ये फाइनल में भी आता है। हम देखते हैं, नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर इज द करेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन 80JJAA डिडक्शन का फिर हमें एक क्वेश्चन मिला। JJAA का एक तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था कि वर्कमैन का एम्प्लॉयमेंट कितने डेज का होना चाहिए। अब वो पूछ रहे हैं अंडर सेक्शन 80JJAA डिडक्शन अवेलेबल टू एन एलिजिबल असेसी फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन इज 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉइज कॉस्ट। ये तो सबको पता होगा, ये फाइनल लेवल का क्वेश्चन ही नहीं मानता हूं, इंटर लेवल का क्वेश्चन है। When Mr. Hari engaged in manufacturing activities with turnover of ₹125 lakhs, has realized sale proceeds through banking channels of 90 lakhs and balance by cash, his income under section 44AD would be। 125 में 90 lakhs तो आपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लिया, मैं चेक लिख देता हूं, अकाउंट पे ही चेक। इसका मतलब 35 लाख आपने कैश में लिया। जो चेक से लिया वो 6% के रेट से इनकम निकाली जाएगी, बैलेंस पे 8% के रेट से। तो 5,40,000 तो ये हो गया, और 280 मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8,20,000। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी अमाउंट आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और ECSO प्रिस्क्राइब मेथड है उसके थ्रू अगर आप लेते हो, प्रिस्क्राइब जो और मोड थे उसकी भी एक नोटिफिकेशन आया था जो मैंने अपलोड किया था, उस नोटिफिकेशन को सीरियसली देख लेना। तो 6% रेट होता है, लेकिन अगर आप कैश में लेते हो तो 8% से आपकी इनकम को कंप्यूट किया जाता है। आउट ऑफ 125, 90 लाख जो उसको रिसीव हुए वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रिसीव हुए, तो वहां हमने लगा दिया 6% और बैलेंस पे हमने लगा दिया 8%। जो इनकम प्रेजेंटिव निकल के आती है 8,20,000, जो कि हमें ऑप्शन मिल जाता है। When a company engages in the business of biotechnology incurs expenditure on scientific research towards land and building 20 lakhs, जो लैंड और बिल्डिंग पे होता है उसका रिडक्शन नहीं मिलता है 35(2)AB के अंदर। 35(2)AB के अंदर अगर कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में है और अगर अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरीके का खर्चा करती है, चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू, बट बिल्डिंग और लैंड की कॉस्ट को छोड़कर। अदर कैपिटल 10 लाख रुपए है, रेवेन्यू 8 लाख है, टोटल हो गया 18 लाख और डिडक्शन का अमाउंट होता है 150%, तो ये आ जाएगा 27 लाख आंसर होना चाहिए। तो 10 लाख और 8 लाख क्वांटम ऑफ डिडक्शन पूछा गया है 27 लाख, 150% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हालांकि वो बिल्डिंग का ले सकती है, लैंड का तो मिलेगा ही नहीं कंपनी के लिए। बिल्डिंग का दूसरा जो सेक्शन होता है आपका कैपिटल का, उसमें मिल सकता है आपके लिए, लेकिन जो 35(2)AB में जब आप क्लेम कर रहे हो तो 35(2)AB में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां ना लैंड का मिलेगा ना बिल्डिंग का मिलेगा। Mr. Malik received a notice under section 148 for assessment year 13-14 in March 18. He wants to make application to the settlement commission. The additional amount of income tax payable on income disclosed in the application to the settlement commission must exceed 10 lakh. वैसे तो बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं,
लेकिन इन जनरल जो अमाउंट होता है वो 10 लाख होता है। अगर ये आंसर आपको ढंग से समझना है तो आपको सेटलमेंट कमीशन पढ़ना पड़ेगा। मैं यहां आपको बता देता हूं 10 लाख है, कुछ केसेस में 10 लाख से ज्यादा 50 लाख भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसके लिए सही आंसर है 10 लाख। अगर आप बी ऑप्शन लेते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ABC and Company Limited earned 15 lakh by way of interest of carbon credit, the tax liability in respect of carbon credit। अभी मैंने बहुत रिसेंटली कार्बन क्रेडिट्स पे बेसिक वीडियो पूरी की पूरी यूट्यूब पे अपलोड करी है। कार्बन क्रेडिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, इकोलॉजी सिस्टम्स की, हमारे संसार को पॉल्यूशन से बचाना है, इसलिए ये बहुत करंट टॉपिक और बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मेरी वीडियो को जरूर देख लेना। कार्बन क्रेडिट्स पे जो इनकम होती है उस पर टैक्स का रेट आपका होता है 10%। लेकिन सही आंसर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 3% था, अब 4% है। तो सही आंसर मैंने यहां पे लिख दिया 15 लाख का 10% हो गया 1,50,000। बी को उन्होंने निकाला था 10.3, उस समय के हिसाब से ठीक था। ये आज के हिसाब से हम 4% ऐड करेंगे तो 6,000 हम लोग ऐड करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 1,56,000। When Mr. Atul doing business has gross total income of rupees 9 lakh, the maximum amount he can claim deduction in respect of pension scheme of central government under section 80CCT would be। सेल्फ एम्प्लॉयड है, डिडक्शन जो मिलता है वैसे होता है 10% ऑफ सैलरी और कंट्रीब्यूशन विच एवरेज लोअर। लेकिन एम्प्लॉय के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हो जाता है 20% ऑफ GTI और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम पूछा है कितना मिल सकता है, तो 20% ऑफ GTI, तो वो 9 लाख का 20% निकाल देंगे 180। और यहां जो आंसर दे रखा है वो 180 के हिसाब से डी दे रखा है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 150 से ज्यादा का तो मिल ही नहीं सकता है। आप समझो बात के लिए, दो मैक्सिमम लिमिट हो गई। कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में तो मैक्सिमम लिमिट हो गई 20% ऑफ एडजस्टेड 20% ऑफ GTI अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है। फिर ओवरऑल लिमिट तो 1.5 लाख की लगेगी उसके ऊपर। तो यहां पे 180 के हिसाब से आंसर दे रखा है, लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि इसके बाद एक लिमिट और लगानी पड़ेगी। अगर ये जो विच एवरेज लोअर 150 से कम निकल के आता तो कोई बात नहीं होती, तो 20% वाला आंसर ठीक हो जाता। क्योंकि ये 20% जो निकल के आया ये 150 को एक्सीड कर गया, तो अब मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? 150 हो गई। तो अगर मैं चाहूं तो इसको यहां काट देता हूं, इसको नहीं काटते हैं, एक डी लिख देता हूं और डी में लिख देता हूं मैं सही आंसर, और क्या लिख देता हूं 1,50,000, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन तो 150 को एक्सीड कर ही नहीं सकता है। ये बहुत शानदार 20 क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली फॉर CMA फाइनल। टोटल 155 क्वेश्चंस हैं वी हैव डन टिल डेट, 120 क्वेश्चंस। द रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस मैं हो सकता है नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे एक साथ टीच कर दूं, या मैं 2 पार्ट्स में भी आपको टीच कर सकता हूं। आखिरी 2 बातें मैं जो हर वीडियो में बोलता हूं वो फिर बोलता हूं, मुझसे किसी भी तरीके की आपसे को क्वेरी पूछनी है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस है www.directtaxlectures.com, वहां जाके अपनी क्वेरी को आप सेंड कर सकते हो। दूसरा, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। एग्जाम टाइम में देखो विंटर शुरू हो चुकी हैं, कुछ लोग अभी भी फैशन में हैं, ना जैकेट स्वेटर्स वगैरह उन्होंने अभी तक नहीं निकाली हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशंस आप लो। सर्दी जुकाम बहुत इजीली हो रहा है, फ्लू बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है हेल्थ का, और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।